एक मजदूर की जिंदगी में अपनी जिंदगी को चलाने के लिए जिंदगी से जंग लड़ना ही काफी होता है। बड़ी माँ मुश्किल पूरे दिन की मजदूरी करके उसको 200-400 मिलते हैं, जिसमें आज के दौर में घर का खर्चा चलाना ही बड़ा मुश्किल होता है। ऊपर से अगर घर में किसी तरह की कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो वह उस बीमारी से कैसे लड़े, कैसे अपने बच्चों का इलाज करेगा, कैसे अपनी पत्नी का इलाज करेगा। मैं भी ऐसे ही परेशान था। मजदूरी करता था, दिहाड़ी लगाया करता था। मुझे इतने पैसे तो मिल जाते थे जिससे मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकता था, लेकिन इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि जिससे मैं बचा सकूं, कुछ अपने आगे बुरे वक्त के लिए बचाकर उनको रख सकूं ताकि वह काम आ जाए। इसी तरह से जब मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई तो मैं घबरा जाता हूं। जैसे तैसे करके मैंने अपने एक रिश्तेदार से कर्ज उधार लिया और उसने मुझे वह कर्ज दे दिया, क्योंकि मैं अखलाकी तौर से बहुत लोगों के काम आता था। कोई मुझे किसी काम के लिए कभी भी बुलाता, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया था और मैं उसके काम को सुन जाता था, इसलिए लोग मुझे बहुत अच्छा समझते थे। जब मेरी पत्नी की यानी मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई तो मैं घबरा गया, अस्पताल ले गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया तो कहा कि तुम्हारी बीवी का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा? जब मैंने ये पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारी बीवी के ऑपरेशन में 50,000 का खर्चा आएगा। इसकी बच्चेदानी में रसौली है, उसको निकालना बहुत जरूरी है, वरना ये कैंसर का धारण कर लेगी और तुम्हारी पत्नी इस दुनिया से भी जा सकती है। अगर तुम्हें अपनी बीवी को बचाना है तो 50,000 का इंतजाम करके ले आओ, हम इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ये सुनकर के मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। मैं गरीब आदमी 200-400 कमाने वाला, भला 50,000 लेकर के कहां से आऊंगा? मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे 1,000 उधार दिए थे, लेकिन वह 1,000 पत्नी के चेकअप कराने में, उसको एडमिट कराने में शुरू के कुछ दिनों में ही खत्म हो गए थे। अभी तक उसको असली इलाज भी नहीं मिला था। दोस्तों, उसके बाद मैं अपनी बीवी की जान कैसे बचाऊं, कैसे उसका इलाज कराऊं? सर पकड़कर बैठा हुआ था कि एक लड़की आए और उसने 1 लाख की गड्डी मेरी गोद में डाल दी और कहा कि यह 1 लाख मैं तुम्हें देती हूं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, आपको इसका कहानी के ऊपर से जो सस्पेंस है, उस लड़की ने 1 रात गुजारने के लिए क्यों कहा था, ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना ना भूला करें, क्योंकि दोस्तों आपकी लाइक से हमारी बहुत ज्यादा मदद हो जाती है। तो दोस्तों मेरी मदद जरूर करें। तो चलिए शुरू करता हूं कहानी को। दोस्तों, जब बीवी को अस्पताल में एडमिट करा चुका था, थक हार कर घर आ चुका था, डॉक्टरों से तो कह दिया था कि आप इलाज शुरू करो, मैं 50,000 का इंतजाम करता हूं। क्योंकि इस सुख दुख में जो मेरा कोई साथ देती थी वह सिर्फ मेरी बीवी, मेरी पत्नी, एक ऐसी हमसफर थी जिसने कभी भी इस गुर्बत में मेरे साथ रहने से इनकार नहीं किया था, कभी मेरे साथ में अजीब तरह की फरमाइश नहीं की थी, कभी मुझे यह नहीं कहती थी कि मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे अच्छे गहने चाहिए। ऐसी फर्मा बरदार, ऐसी नेक बीवी, अच्छी भली बीवी अगर बीमार हो जाए और उसको जानलेवा बीमारी हो जाए तो भला मुझे कैसे सुकून मिलता? मेरी जिंदगी की इस नाव में जिसमें मेरी पत्नी सवार थी और जिसने मेरी जिंदगी को इस खुशगवार बना दिया था। जब मैं थका हारा घर आता, मेरे पास में मुश्किल से 200-400 मेरी जेब में होते तो वही ये कहती कि सब्र करो, हमारे लिए यह बहुत काफी है, मैं अपने घर का खर्च इसी में पूरा करूंगी। और यह वक्त है और वक्त हमेशा चलता रहता है और वक्त सदा एक सा नहीं रहता। आज हमारे दिन खराब है तो कल अच्छे दिन भी हमारे लिए आएंगे, इसलिए तुम निराश मत हो, क्योंकि ना उम्मीद इंसान को कभी नहीं होना चाहिए। मेहनत करता रहना चाहिए और उस भगवान, उस ईश्वर से फल की इच्छा और तलाश और उससे प्रार्थना हमेशा करते रहना चाहिए कि हमारे लिए, हमारे आगे आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा हो। इतनी अच्छी और नेक बीवी, खुशखलाक बीवी आज के दौर में भला कौन ऐसी पत्नी ही? ज्यादातर तो ऐसी होती है जिनकी ख्वाहिशें बढ़ती हुई नजर आती है। उनको अच्छे कपड़े ना मिले, अच्छा खाना ना मिले तो वह रहना ही पसंद नहीं करती। और आज के दौर में ऐसी पत्नी के साथ में रह रहा था कि जिसने मेरी सारी थकान, जब मैं काम से आता था सारे दुख भूल जाता था और अपनी बीवी की गोद में सर रखकर जो मुझे वह सुकून मिलता था और जो मेरे सर में हाथ फेरते हुए वो मुझे झूठी ही तसल्ली दिया करती थी कि मैं इन पैसों में अपना घर का खर्च चला लूंगी, इनको बचा लूंगी और इसमें हमारा सब कुछ हो जाएगा। मुझे पता था कि आज के इस महंगाई के दौर में अगर एक साबुन भी लेने
चले जाओ नहाने के लिए तो 30 से 40 का साबुन मिलता है। इस महंगाई के दौर में जब आप घर की सब्जी बनाने के लिए आप दुकान पर पहुंचो तो एक आलू भी 30 से 40 किलो मिल रहे हैं। ऐसे में वह भला मुझे झूठी तसल्ली दे रही है। मैं जानता था, लेकिन मैं खुश इसलिए होता था कि ऐसी नेक बीवी मुझे मिली है। उसके इलाज के लिए मुझे 50,000 का इंतजाम करना था। अब मेरी और दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं लग रही थी। कहाँ जाता, मैं क्या करता, किससे कहता। फिर मुझे उसी रिश्तेदार की याद आ गई थी जिस रिश्तेदार से पहले मैंने 1,000 लिए थे। मैंने सोचा कि वह अच्छा रिश्तेदार है, मेरी जब परेशानियों को देखेगा, मेरी बात सुनेगा, तो शायद मुझे कुछ पैसे वह उधार और दे दे। इसी उम्मीद से मेरा कदम उस रिश्तेदार के घर की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन मुझे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि आगे मेरे साथ ऐसा होने वाला है। जब मैंने उसके घर की कुंडी खटखटा तो वह निकला और देखते ही मुझे उसने अजीब सा चेहरा बना लिया और कहने लगा कि मुझे पता है कि तुम किस लिए यहाँ पर आए हो, लेकिन भाई साहब मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं है कि जो पैसा मैंने पहले तुम्हें 1,000 दिया है वह वापस कब मिलेगा, और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि मेरे पास और पैसे आपके देने के लिए नहीं है। मैं आपको साफ बता देता हूँ, किसी उम्मीद में मेरे से मत रहना। आप कहीं से भी किसी भी तरह से अपने बीवी के इलाज के लिए उन पैसों का आप इंतजाम कर लो। कभी आप मेरे भरोसे में न रहो। बस उसकी बात ये सुनना थी, जो आखिरी उम्मीद भी वह भी दम तोड़ देती है। और अपना सा मुंह लेकर मुंह लटकाए हुए उसके दरवाजे से वापस आता हूँ। वापस आया घर, मेरे 2 बच्चे थे। उन बच्चों को देखा, उनके सर पर हाथ फेरा और उनको अपने सीने से लगाकर रोने लगता हूँ। दोस्तों, बच्चों को सीने से लगाए हुए रो रहा था। बच्चे ना समझ थे, इतने मासूम थे, लेकिन मेरे रोने पर वह भी रोने लगते हैं। जैसे तैसे करके मन का बोझ हल्का होता है। रात गुजरती है। बीवी के पास अस्पताल में जाकर उसकी पायती की तरफ, उसके पैरों की तरफ बैठा रहता हूँ। हल्के हल्के धीरे धीरे उसके पैरों को सहला रहा होता हूँ। वो बेसुध पड़ी थी, उसके मुंह पर ऑक्सीजन लगा हुआ था। वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी। पूरी रात में यही सोचते सोचते परेशान होता रहा कि अब इन पैसों का इंतजाम कैसे होगा। शुरू के जो 1,000 मेरे रिश्तेदार ने मुझे दिए थे वह लगभग खर्च हो चुके थे। आगे के 50,000 इंतजाम होने की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर किसी से उम्मीद थी तो कह करके देख लिया था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करता। सुबह हुई, जिस तरह से भी डॉक्टर आया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। 3 दिन तक हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 3 दिन के बाद इसका हम ऑपरेशन करेंगे, लेकिन आपको ऑपरेशन से पहले 50,000 काउंटर पर जमा कराने होंगे। अगर आपने 50,000 तीसरे दिन यानी 10 बजे तक जमा नहीं कराए तो आपकी बीवी को हम यहां से डिस्चार्ज कर देंगे, निकाल देंगे। कहीं भी ले जाना, जहां आपका मन चाहे वहां ले जाकर इसका इलाज करा लेना। हमारा ये अस्पताल खैरती अस्पताल नहीं है। जब मैंने उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाना चाहा, अपनी फरियाद सुनानी चाहिए, उससे कहा कि मैं गरीब हूँ, बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, लेकिन मैं अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता। किसी भी तरह से इसकी जान बचा लो। तो मुझे यही जवाब मिला कि हमारे पास हर रोज इस तरह के ना जाने कितने मरीज आते हैं। अगर हमने सबका इसी तरह से फ्री इलाज शुरू कर दिया तो इस अस्पताल में जो सैकड़ों वर्कर काम करते हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, सफाई कर्मचारी है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, बिजली का खर्च है, ये तमाम खर्चे जो महीने का कई लाख का खर्च है, ये तमाम खर्चे जो महीने का कई लाख रुपए का खर्च है, हम वह कहां से निकालेंगे। इसलिए ये खैरती अस्पताल नहीं है। और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो किसी सरकारी अस्पताल में अपनी इस पत्नी को ले जाओ और वहां पर ले जाकर इसका इलाज करा लो। दोस्तों, मुझे पता था कि सरकारी अस्पताल आज के हमारे इस दौर में छोटी सी जगह पर, जहां पर मैं एक छोटे से कस्बे में रहता था, वहां सरकारी अस्पताल के नाम पर सिर्फ एक टूटी फूटी बिल्डिंग के अलावा और कुछ भी नहीं था। कोई होगा सफाई कर्मचारी, डॉक्टर कभी हफ्ते में कभी 10 दिन में विजिट कर जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं था। क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में इलाज अच्छा मिलता है, मुझे पता था कि मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मेरी खस्ता हालत है, फटा पुराना मेरा जिस्म पर मेरे कपड़े हैं। मैं जब डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़कर खुशामद करूंगा तो कम पैसों में मेरा काम हो जाएगा, लेकिन मेरी यह उम्मीद भी दम तोड़ती हुई नजर आ रही थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था
कि आप अपने मरीज को यहाँ से ले जाओ, हम तुम्हारी पत्नी का इलाज नहीं कर सकते। सुबह होती है और घर आता हूँ, अपने बच्चों के सर पर हाथ फेरता हूँ। एक पड़ोस वाली बड़ी अम्मा से मैंने कह रखा था कि जब तक मेरी बीवी अस्पताल में है तुम मेरे बच्चे का मेरे पीछे ख्याल रखा करो। घर में आता हूँ, बड़ी अम्मा कहती है कि कुछ बाहर से बच्चों के खाने के लिए ले आते तो मैं इनको कुछ पका करके दे देती। मेरी जेब में कुछ पैसे पड़े थे, मैंने घर से बाहर जाकर दूध लाया, ब्रेड लाया, बड़ी अम्मा को दिए और उनको कहा कि ये दूध और ब्रेड इनको खिला दो। उसने मुझसे कहा कि तुम कुछ नहीं खाओगे, कुछ सब्जी बना दूं? मैंने कहा कि मुझे भूख नहीं है और मैंने बाहर खा लिया था। मैंने झूठ कहा था, मैंने रात से कुछ नहीं खाया था। मेरे पेट के अंदर एक निवाला नहीं गया था। हर वक्त अपनी बीवी की, जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था, बस उसी की फिक्र मुझे सताई रहती थी कि मैं उसका इलाज कैसे कराऊं। घर में बैठा हुआ था, अपने दोनों बच्चों की तरफ देखा, चेहरे पर बड़ी मासूमियत नजर आ रही थी। शायद 1-2 दिन से जब से उनकी मां अस्पताल गई थी, वह नहाए भी नहीं थे। उनकी हालत भी बड़ी खराब थी। बस तभी मैंने दिमाग में एक फैसला कर लिया कि मैं भीख मांगूंगा। मजदूरी दिहाड़ी लग नहीं रही थी और अगर लगती भी तो कितने मिलते मुझे? 200-400। उसमें क्या मैं अपनी बीवी का इलाज करा सकता था? नहीं करा सकता था। बस मैंने फिर यह फैसला कर लिया कि मैं भीख मांगूंगा। लोगों से अपनी मजबूरी बताऊंगा कि मैं परेशान हूं, मेरी पत्नी बीमार है, अस्पताल में एडमिट है, तो शायद किसी को रहम आ जाए और कोई मुझे भीख में कुछ पैसे दे दे तो शायद मैं अपनी बीवी का इलाज करा सकूं। और बस बीवी की मोहब्बत में बीवी का इलाज कराने के लिए मैं भीख मांगने के लिए निकल जाता हूं। क्योंकि मेरा हुलिया तो पहले से ही भिखारियों जैसा लग रहा था। मेरे बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर कई दिन हो गए थे, जिस्म पर जो लिबास, जो कपड़े मैंने पहने हुए थे वह भी गंदे हो चुके थे और मेरी चाल से, मेरे सूरत शक्ल से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं भिखारी नहीं हूं। चौराहे पर पहुंच जाता हूं, जहां पर रेड लाइट होती थी। रेड लाइट होते ही तमाम गाड़ियां रुक जाती है। जब वह गाड़ियां रुकती तो मैं अब उन आदमियों के सामने, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए आदमियों के सामने हाथ फैला देता और उनसे कहता कि बाबूजी, मेरी बीवी बीमार है, अस्पताल में एडमिट है, मुझे उसका इलाज कराना है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। कुछ लोग मुझे धुतका देते, कुछ कहते कि इतना हटा कट्टा है और यह पैसा कमाने के लिए भीख मांगने का इनका एक ढंग होता है। ये स्टाइल होता है कि अपनी माँ का बीमार हो, कभी अपनी माँ को बीमार कर देते हैं, कभी बीवी को बीमार कर देते हैं, कभी यह 7-7 बहनों के भाई बन जाते हैं, कभी इनके माँ बाप मर जाते हैं। तरह तरह के हथकंडे ये लोग अपनाते हैं। जितने मुंह होते उतनी बात होती। कुछ लोग धुतका के आगे निकल जाते तो कुछ ऐसे रहमदिल भी होते कि जो मेरे हाथ पर कुछ पैसे रख दिया करते। मेरे आंसुओं को देखकर, जो मेरी आंखों से बह रहे होते, उन आंसुओं को देखकर कुछ लोग पिघल जाया करते। लेकिन कुछ लोगों को मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती और मुझे खरी खोटी सुनाकर वह आगे निकल जाते। सुबह से शाम तक मैं भीख मांगता रहा और मैं अपनी इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हो चुका था। शाम हुई तो जब मैंने उन पैसों को गिनना शुरू किया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह 10,000 आज मैंने भीख में मांग लिए थे, लेकिन सिर्फ 10,000 थे और मुझे 50,000 की जरूरत थी। तभी मैंने सोचा कि काम अच्छा है और किसी हद तक मैं इस मकसद में कामयाब भी हो गया हूं। डॉक्टर ने 3 दिन का टाइम दिया है और मुझे आज पहले दिन मैंने भीख मांगी है तो 10,000 लगभग मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, जो सुबह लगभग 10 बजे थे और शाम 6 बजे तक ये पैसे हो चुके थे। मैंने फिर सोचा कि अगर मैं यानी नाइट में भी इस काम को करूंगा तो मैं जल्दी पैसे ये इकट्ठे कर लूंगा। अगले 2 दिनों में अगर वह 20 से 25,000 और उसने इकट्ठा कर लिए तो 30 से 35,000 उसके पास हो जाएंगे। वह डॉक्टर को दे देगा और वह कहेगा कि उसका ऑपरेशन वो कर दे। बाकी के 10 या 15,000 जो भी बचते हैं वो मैं बाद में जमा करा दूंगा, तो शायद इस तरह से मेरी पत्नी का इलाज हो सकता है। बस यही सोचकर के मैं अगले दिन का इंतजार करने लगा और फिर उसी लाल बत्ती पर पहुंच जाता हूं और भीख मांगने लगता हूं। पूरे दिन मैंने भीख मांगा। शाम के 7 बजे जब मेरी जेब में काफी पैसे हो गए तो अब मैं एक तरफ बैठ गया और उन पैसों को गिनने लगा। तभी मेरे सामने एक लड़की अपने आप को एक चादर में ढांके हुए मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि पूरे दिन में कितने कमा लिए। मैंने जब उसका चेहरा देखा, अपनी नजर उठाकर उसको देखी तो एक खूबसूरत जवान हसीन लड़की मेरे सामने खड़ी है। मैंने एकदम से अपनी नजरों को नीचे झुका लिया और अपना पैसे गिनने लगा।
उस लड़की ने दोबारा मुझसे पूछा कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ पूरे दिन में कितने कमाए तुमने। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने कितने कमाए हैं। उसने कहा कि मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ कि जितने तुमने ये कमाए मैं तुम्हें इन पैसों से कई ज्यादा पैसे दे सकती हूँ। मेरी हैरत की इंतहा ना रही। मैंने उन पैसों को गड्डी बनाकर अपनी जेब में रख लिए और उस लड़की से पूछा कि तुम मुझे यूं ही बिना मतलब में पैसे क्यों दोगी? क्या तुम इतनी अमीर हो कि तुम लोगों को पैसे बांटती फिरती हो? इसमें कोई शक नहीं है कि मैं परेशान हूँ, भीख मांग रहा हूँ, लेकिन ये भीख मैं अपनी खुशी से नहीं मांग रहा हूँ, अपनी जिंदगी चलाने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि मेरी बीवी अस्पताल में एडमिट है उसके लिए मांग रहा हूँ। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी बीवी अस्पताल में एडमिट है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं कि तुम्हें पैसों की जरूरत है और तुम परेशान हो। वो कहता है कि मुझे 50,000 की जरूरत है। आज दूसरा दिन भीख मांगते हुए मुझे हो गया है और 15 से 20,000 के लगभग मैंने इकट्ठा कर लिए। उस लड़की ने अपनी जेब से नहीं बल्कि अपने बैग से जो उसने टांगा हुआ था, उस बैग से एक लाख की गड्डी निकाली और मेरी गोद में फेंक दी। मैं बैठा हुआ अपने पैसों को इकट्ठा कर रहा था, उनको जेब में रख लिए थे। मैंने उस गड्डी को उसने मेरे ऊपर फेंक दिया और उसने कहा कि यह पकड़ो 1 लाख, जिससे तुम अपनी पत्नी का अच्छे से इलाज करा सकते हो, उसका ऑपरेशन भी हो जाएगा, और लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने ये सोचा कि एक औरत 1 लाख गड्डी अपने बैग से निकालती है, मेरे ऊपर डाल देती है बिना किसी और शर्त के। वह मुझे यह 1 लाख देने के लिए कह रही है। तब मैं उससे पूछता हूं कि तुम्हारे लिए मुझे क्या काम करना होगा जो तुम्हारा यह ऐसा मैं उतार सकूं। उसने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें एक रात मेरे साथ गुजारनी होगी। यह सुनकर के मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था, मैं इतना खुद गर्ज नहीं था कि पैसे लेकर किसी औरत के साथ रात गुजारूं और अपनी बीवी से बेवफाई करूं, और वह बीवी जिसने ऐसे सुख दुख में मेरा साथ दिया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। आज वह मौत और जिंदगी के बीच अस्पताल में झूल रही है, तो मैं उसको छोड़कर एक औरत के साथ रात गुजारूं। मैंने उससे मना कर दिया कि मैं ऐसा गंदा काम नहीं करता, मैं कोई वेश्या आदमी नहीं हूं, मैं कोई इस तरह का काम नहीं करता हूं कि पैसे लेकर के औरतों के साथ रात गुजारूं। मैं अपनी बीवी के लिए बहुत ही वफादार हूं और मैं अपनी बीवी के साथ बेवफाई करने की सोच भी नहीं सकता। उसने कहा कि देख लो, एक तरफ तुम्हारी बीवी की जिंदगी है, एक तरफ तुम्हारी बीवी की मौत भी हो सकती है। 2 दिनों में तुमने ये 20 या 25,000 कमा लिए हैं, लेकिन कल जरूरी नहीं कि तुम कल फिर 25,000 कमा लो भीख मांगने में। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोग तुम्हारे जानने वाले देखेंगे, पहचानने वाले देखेंगे, कोई क्या कहेगा कि भीख मांग रहा है, यह इज्जत का काम नहीं है। उसने मुझे काफी लालच दिया और काफी लालच देती रही और फिर उसने मुझे आखिरकार झुकने पर मजबूर कर दिया और मैंने उसके साथ जाने के लिए रजामंदी कर दी। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि अगर मुझे वक्त से पहले ये पैसे मिल रहे हैं, मैं डॉक्टरों के पास ले जाकर इन पैसों को अपनी बीवी का अच्छा इलाज करा सकता हूं। मैंने उससे कह दिया कि ठीक है मैडम, आप जो कहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, और बताए कहां चलना है। वो मुझे लेकर के अपने साथ चलती है और एक घर में लेकर के पहुंच जाती है। वहां जाकर के मैं सोफे पर बैठता हूं। देखा घर अच्छा खासा ठीक ठाक है, किसी अमीर आदमी का घर था, लेकिन उस घर में कोई और दिखाई क्यों नहीं दे रहा था, ना ही उस औरत के माँ बाप, ना ही उस औरत के कोई सास ससुर। ऐसा लगता कि शादीशुदा है तो इसके सास ससुर का है, ना ही इसका शौहर, ना इसकी देवर, ना कोई नंद, सिर्फ अकेली थी। मैं हैरत की मेरी इंतहा ना रही और मैं सोच में पड़ गया कि इतने बड़े घर में यह औरत अकेली रहती है, शायद इसका मर्द मर चुका है या बाहर है, और यह इसी तरह से आदमियों को या लड़कों को पैसे देकर के अपने साथ में लाती होगी और रात गुजारती होगी और अपनी जिस्मानी जरूरत को पूरा करती होगी। मैं ये सोच रहा था कि शायद यह इतनी अमीर औरत है। उस घर के ठाट बाट को देखकर ऐसा लग रहा था। उसके बाद उसने मुझसे कुछ खाने के लिए पूछा कि किचन में गई, खाने के लिए कुछ लेकर के आई। हम दोनों ने साथ में बैठ करके खाया। फिर वो फोन पर किसी से बात करने लगी और बात करके कहा कि तुम जल्दी आ जाओ। जब फोन पर उसने कहा था कि तुम जल्दी आ जाओ तो मैं घबरा गया कि शायद मामला कुछ और है, मैं गलत हाथों में तो नहीं फंस गया, शायद ये किसी को बुला करके मेरे ऊपर इल्जाम लगवा करके मुझे मरवा तो नहीं देगी।
लेकिन फिर मैं ये सोचने लगा कि भला इससे मेरी क्या दुश्मनी है। मैं तो फटे पुराने कपड़ों में भीख मांग रहा था, यह मुझे यूं ही मारने के लिए अपने घर में क्यों लेकर के आएगी। बस इन्हीं ख्यालों में था, डर के मारे पसीने छूट रहे थे कि तभी 3 आदमी अंदर आते हैं और आने के बाद उन्होंने कहा कि बताइए कहाँ है वह आदमी। जब उसने कहा कि कहाँ है वह आदमी, तो मेरे नीचे से ऊपर तक जिस्म कांपने लगा था, लेकिन उस वक्त में पसीने में नहा गया। तो उसने कहा कि ये सामने बैठा है, यही है, इसी के साथ करना है। दोस्तों, उसने कहा कि इसी के साथ करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वह तीनों लोग मुस्कुराते हैं, मेरे पास बैठते हैं और कहते हैं, मुबारक हो भाई साहब, आज तुम्हारा निकाह इस औरत के साथ होने वाला है। बस उसके बाद में वह औरत मुझे अलग कमरे में ले जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रात तो गुजरेंगे, मैं नाजायज इस तरीके से हरामकारी नहीं करूंगी, बाकायदा तुम्हारे साथ निकाह करूंगी और उस निकाह से फिर तुम्हारे साथ रात गुजार होंगी और सुबह तुम मुझे तलाक दे करके चले जाना। बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह जैसे जैसे कहती रही थी, मैं वैसे वैसे उसकी बात मान रहा था। वह लोग जो आए थे उन्होंने उस औरत के साथ मेरा निकाह पढ़ाया, 2 गवाह बने, एक वकील, और फिर एक ने निकाह पढ़ा करके हम दोनों को कबूलियत कराई और फिर वो लोग चले जाते हैं। निकाह होने के बाद हम दोनों एक कमरे में जाते हैं। मैं उससे पूछना चाह रहा था कि तुमने मेरे साथ यह निकाह क्यों किया है। निकाह करने के बाद तो तुम मेरी बीवी बन गई हो। तुम तो मेरे साथ पास में जब गई थी मुझसे कहा था कि एक रात तुम्हें मेरे साथ गुजारनी है। मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारने आया था और यहाँ तो निकाह करके मेरी पत्नी बन गई, और निकाह कोई आसान नहीं है। उसने कहा कि यह मुझे पता है और तुम मुझे सुबह को तलाक देकर के चले जाना। उसने कहा कि एक तरह से ये ऐसा समझो कि जैसा तुम मेरे साथ हलाला कर रहे हो। मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया है और मुझे हलाले के लिए कोई आदमी चाहिए था, हलाला करने के लिए, और मेरे पति ने जब तलाक दिया तो वह मुझसे प्यार भी बहुत करता है। मैं उसको छोड़ना भी नहीं चाहती, मैं मजबूर हूँ उसके साथ रहने के लिए, इसलिए मैं हलाले कराने के लिए किसी को देख रही थी। रास्ते में मुझे तुम दिखाई दिए, बड़े परेशान थे। मैंने तुम्हारी हिस्ट्री कंगाली। तुम्हारी पत्नी अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है। बस मैंने देखा कि तुम परेशान हाल हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं रहेगा और तुम मुझे सुबह को तलाक भी दे दोगे। ये बात बताने के बाद अब मैंने उस औरत के साथ ना चाहते हुए भी वह रात गुजारी। उस रात गुजारने के जब मैंने वह रात उसके साथ में रहा, पूरी रात उसके साथ कई बार संबंध बनाए। सुबह हुई जब मैं नहाने के लिए जा रहा था तो वह बेशुद्ध उस बेड पर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी कमर भी खुली हुई थी। उसकी कमर पर कुछ ऐसा देखा कि वो देखकर हुई थी। उसकी कमर पर कुछ ऐसा देखा कि वो देखकर मैं हैरान और परेशान रह गया। नहा करके आया तो अभी वह सोई पड़ी हुई थी। मैं वहां पर बैठ गया, उसके जागने का इंतजार करने लगा। घंटों बाद जाकर जब उसकी आंख खुली तो उसने मुझसे कहा कि शायद तुम मेरे जागने का इंतजार कर रहे थे। मेरी आंख खुल गई है और मैं जाग गई है, अब तुम मुझे तलाक दे दो और वापस चले जाओ। मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारी कमर पर यह नंबर क्यों लिखे हुए हैं, क्या मामला है इन नंबरों का। उसने कहा कि मैं जिस शौहर की पत्नी हूं, मैंने उससे प्यार की, शादी की थी। हम दोनों स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वह मानसिक अपना संतुलन खोए हुए है। देखने में वह बिल्कुल नॉर्मल लगता था, बहुत प्यार करता था मुझसे और अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने उससे शादी कर ली, क्योंकि वह बाप का अपने इकलौता बेटा था। मालदार था, अच्छा खासा दौलत थी कि कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों बाद उसके माँ बाप का भी देहांत हो गया और यह घर, इस घर में हम दोनों अकेले रह गए। मेरा पति मेरे साथ जब संबंध बना था उल्टी सीधी हरकतें करता और फिर न जाने मुझे पीड़ा देने में उसे क्या मजा आने लगा, और फिर अचानक से वह मुझे तलाक दे देता और तलाक देकर क्या कहता कि तुम किसी दूसरे आदमी के साथ निकाह कर लो और उसके साथ एक रात गुजारो और वह रात गुजारने के बाद तुम मेरे पास वापस आ जाओगी, यानी वह तुम्हारा हलाला होगा। पता नहीं क्यों उसको इस तरह से करवाने में मजा आता। और वह कहता है कि अगर तुमने उससे तलाक ना ली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, उसको भी जान से मार दूंगा। बस वो इस तरह की धमकी देकर के मुझसे दूसरों के साथ में हलाला करवाता। जब मैं उसके पास जाती तो वह ब्लेड से मेरी कमर पर एक नंबर डाल देता है। कुछ दिनों बाद फिर ठीक चलता, फिर वह उसी तरह से करता और इस तरह से तुम 8वें मर्द हो जिसके साथ मैंने ये आज एक रात गुजारी है, और जो मेरी कमर पर तुम नंबर देख रहे हो ना, साथ पड़े हुए 7 आदमियों के साथ पहले से मैं इस तरह से कर चुकी हूँ। और जब मैं उसके पास जाती हूँ तो वह एक नंबर डाल देता है।
मैं तंग आ चुकी हूँ, परेशान आ चुकी हूँ, उसको छोड़ भी नहीं सकती। कुछ मजबूरियां ऐसी है, कुछ मेरी कमजोरी ऐसी है जो उसको छोड़ नहीं सकती। उसकी यह बात सुनी तो मुझे बड़ी हैरत हुई, बड़ा परेशान हुआ। वो रात गुजार करके मैं अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर को पैसे दिए और कहा कि मेरी बीवी का अच्छा इलाज करो। इत्तेफाक की बात कि मेरी बीवी का बहुत अच्छा इलाज होता है, अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। उसका ऑपरेशन हो गया और कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद उसका जब अच्छा हुआ, वह सेहतमंद हो गई, अच्छी हो गई। लेकिन मुझे आज भी उस लड़की का ख्याल बहुत जोरों से आ रहा था जिसके साथ मैंने एक रात गुजारी थी, और उसने मदद में 1 लाख दिए थे। जब उस घर में मैं दोबारा जाता हूं तो देखता क्या हूं कि वहां ताला लगा हुआ है और सिक्योरिटी गार्ड उस घर के बाहर खड़ा है। मैंने उससे पूछा कि इसमें जो एक औरत रहती थी वह कहां गई, तो उसने बताया कि उस औरत ने आत्महत्या कर ली। शायद अपनी जिंदगी से वह इतनी दुखी हो चुकी थी कि उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा था और उसने दोषी अपने पति को उसमें ठहराया था कि उसके पति ने जिसके साथ उसने प्यार की शादी की थी, उसने उसको इतने जख्म दिए, इतने दर्द दिए और ना जाने कितने लोगों के साथ संबंध बनाने पर उसको मजबूर कर दिया। अब इस जिंदगी को वह नहीं जीना चाहती आगे, और गैर लोगों के साथ वह इस तरह से रात नहीं गुजारेगी और उस अपने पति के साथ भी नहीं रहेगी। ये सुनकर के मुझे बड़ा दुख होता है और वापस अपने घर आता हूँ। लेकिन इस बात को आज तक मैंने अपनी पत्नी से कभी नहीं बताया कि तुम्हारी जान बचाने के लिए अस्पताल में जब तुम एडमिट थी, मैंने किसी औरत के साथ रात गुजारी, निकाह किया था और मेरी कोई दूसरी पत्नी भी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।